तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बड़ा खुलासा के एक और नई वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आज का दिन आपके लिए शानदार हो और जो भी आपके गोल्स हैं आप उन्हें सक्सेसफुली अचीव कर सकें। तो बढ़ते हैं पिछले 24 घंटे की 10 सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। आज की पहली अपडेट निकलकर सामने आ रही है भारत में टोल टैक्स की कलेक्शन को लेकर। दरअसल भारत सरकार ने एक डाटा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि पिछले 10 सालों में कितना टोल टैक्स कलेक्ट किया गया है। डाटा के मुताबिक पिछले साल 2023 में 6,489 करोड़ का टोल टैक्स इकट्ठा हुआ था, जो कि अगर हम यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो 7 से 8 बिलियन डॉलर बनता है। वहीं पर डाटा के मुताबिक साल 2015 में भारत सरकार ने 1700 करोड़ का टोल टैक्स इकट्ठा किया था। उस समय एक यूएस डॉलर 66 के आसपास था और उसके अकॉर्डिंग साल 2015 में भारत सरकार ने 2.6 बिलियन डॉलर का टोल टैक्स कलेक्ट किया था। यानी साल 2015 से 2023 तक टोल टैक्स की कलेक्शन ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई है। अब इतनी तेजी से टोल टैक्स बढ़ने का ये भी कारण हो सकता है कि पिछले 78 सालों में भारत के अंदर हाईवेज और एक्सप्रेस की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी सर की लीडरशिप में भारत में रोड नेटवर्क का कायापलट हो गया है। आज की सेकेंड अपडेट निकल कर आ रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट से, यानी कि यूएई से। दरअसल यूएई ने एक डाटा जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके देश में इस समय जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट हैं उनमें से कौन सी नेशनलिटी के वहां पर सबसे ज्यादा लोग हैं, और ये डाटा अपने आप में ही चौंका देने वाला है। दुनिया के सबसे लंबे स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा के लिए पॉपुलर यूएई की पॉपुलेशन है 96 लाख। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूएई में सबसे ज्यादा लोग उनके खुद के देश के नागरिक नहीं है बल्कि भारतीय हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। यूएई की टोटल पॉपुलेशन में से 27.2 लोग वहां पर भारतीय नागरिक हैं, जिसका मतलब है कि यूएई में से हर 100 में से 27 लोग भारत से हैं जो कि जॉब्स, बिजनेस या लेबर वर्क के लिए यूएई गए हैं और वहां पर रह रहे हैं। सेकंड नंबर के ऊपर यूएई में 12.5% पाकिस्तान ओरिजिन के लोग रहते हैं और थर्ड नंबर के ऊपर 11.3% की पॉपुलेशन यूएई के खुद के सिटीजन की है, यानी कि यूएई में उनके नागरिकों की संख्या भारत और पाकिस्तान के लोगों से भी कम है। फोर्थ नंबर के ऊपर यूएई में 7.3% बांग्लादेशी लोग रहते हैं, 5.5% फिलीपींस लोग रहते हैं, 5.2% ईरान के लोग रहते हैं, 4.2% इजिप्ट के लोग रहते हैं और 3.13% श्रीलंका के लोग रहते हैं और 3.1% नेपाल के लोग रहते हैं, जबकि 2% चाइनीज लोग यूएई में रहते हैं। यूएई की पॉपुलेशन में 27% भारतीय लोग रह रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यूएई को चलाने में यूएई की आज जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसमें भारत का बहुत ही बड़ा योगदान है। आज की थर्ड अपडेट निकलकर आ रही है भारत के सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। दरअसल आरबीआई के इस समय गवर्नर हैं शक्तिकांत दास सर और इनको वर्ल्ड के टॉप सेंट्रल बैंक होने का अवार्ड मिला है। न्यूज निकलकर आ रही है कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने अपने एक एनुअल रैंकिंग जारी की है जिसमें ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन दुनिया के सभी देशों के सेंट्रल बैंक के हेड्स को रैंकिंग देकर एक रैंकिंग जारी करती है और लास्ट में रैंकिंग के आधार पर दुनिया का एक टॉप सेंट्रल बैंकर चुना जाता है। इस लिस्ट में भारत के सेंट्रल बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास सर ने सबसे ज्यादा रैंकिंग हासिल की है, A+ और वो वर्ल्ड के टॉप सेंट्रल बैंकर बन गए हैं। फर्स्ट के ऊपर इंडिया के शक्तिकांत दास सर हैं, सेकंड के ऊपर डेनमार्क के क्रिश्चियन केंटल थॉमसन हैं और थर्ड के ऊपर स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन हैं। और ये लगातार दूसरा साल है जब शक्तिकांत दास सर बैक टू बैक 2 बार दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर बन चुके हैं। आज की फोर्थ अपडेट निकलकर आ रही है भारत और मलेशिया को लेकर। न्यूज निकलकर आ रही है कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग्स में यूपीआई को लेकर बात हुई है। भारत ने मलेशिया में यूपीआई को लॉन्च करने का प्रपोजल दिया है। मलेशिया में पेनेट नाम का सिस्टम है और भारत ने मलेशिया को प्रपोजल दिया है जिसके तहत यूपीआई और मलेशिया के पेनेंट को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाएगा। फिलहाल मलेशिया की सरकार ने भारत के साथ इसके ऊपर कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है, लेकिन मलेशियन प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इसको लेकर काफी पॉजिटिव
रिस्पॉन्स दिया है और शायद वह अपने देश में स्टडी कंडक्ट करवाएंगे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन होगी और फिर एग्रीमेंट साइन होगा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही इसको पिच किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच में भी मेंशन किया था, इसलिए माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द भारत और मलेशिया के बीच भी एग्रीमेंट साइन हो सकता है। अभी के समय भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम सिंगापुर, भूटान, फ्रांस, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका और नेपाल में पूरी तरह से एक्टिव है। आज की 5th अपडेट निकल कर आ रही है भारत और यूक्रेन को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड और यूक्रेन के दौरे के ऊपर गए हैं। पहले पोलैंड गए हैं और अब वहां से उनको यूक्रेन जाना है। पोलैंड और यूक्रेन ये दोनों देश आपस में पड़ोसी देश हैं और दोनों को आपस में काफ़ी लंबा लैंड बॉर्डर लगता है। नॉर्मली एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यूक्रेन में ऐसा नहीं होगा। सिक्योरिटी रीजंस के कारण प्रधानमंत्री मोदी को प्लेन या हेलीकॉप्टर से यूक्रेन एंटर होने की परमिशन नहीं मिली है, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी एक ट्रेन के ऊपर सवार होकर यानी ट्रेन की मदद से पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी जाएंगे और ये ट्रेन की यात्रा होगी 20 घंटे की। इस ट्रेन का नाम बताया जा रहा है रेल फोर्स 1 और अंदर से ये पूरी तरह से लग्जरी ट्रेन है। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटिश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और दुनिया के 200 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स और मिनिस्टर्स इसी रेल फोर्स 1 ट्रेन के ऊपर सवार होकर ही यूक्रेन की राजधानी जा रहे हैं और वहां पर जेलेंस्की के साथ मिले थे। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में ऑफिस स्पेस, रेस्टरूम, सोफा, टीवी जैसी सारी मॉडर्न फैसिलिटी उपलब्ध हैं और इसके साथ ही ये ट्रेन किसी भी हमले से बचने के लिए हाईटेक सिक्योरिटी मेजर से लैस है। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद ये रसिया यूक्रेन के ऊपर मिसाइल्स और लगातार ड्रोन अटैक्स कर रहा है, इसलिए वर्ल्ड लीडर्स को राजधानी तक जाने के लिए यूक्रेन ने इस ट्रेन की शुरुआत की है। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे अभी तक तो प्रधानमंत्री मोदी का ट्रेन के ऊपर सफर शुरू भी हो गया होगा, क्योंकि 20 घंटे बाद 23 अगस्त यानी कि कल उनको यूक्रेन की राजधानी में जाकर जेलेंस्की के साथ मीटिंग्स करनी है। मीटिंग में जो भी इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन होंगे हम उनको भी कवर करेंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की 6th अपडेट निकल कर आ रही है भारत और मलेशिया को लेकर। दरअसल न्यूज़ निकल कर आ रही है कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने पिछले कल न्यू दिल्ली में भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के साथ भी मीटिंग की थी। मीटिंग को लेकर मलेशियन पीएम ने भारतीय मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि गांधी परिवार उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं, यानी कि गांधी परिवार के साथ उनके पारिवारिक संबंध हैं। इसके साथ ही मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में भारत के मुस्लिम माइनॉरिटी को लेकर भी सवाल उठाए। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिस तरह से भारत को मुस्लिम के ऊपर सवाल खड़े करने का अधिकार है, सेम उसी तरीके से मलेशिया भी भारत के साथ रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम माइनॉरिटी के। अब देखा जाए तो इस बार इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली है और यहाँ पर कोलैप्शन गवर्नमेंट है, इसलिए अब ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि भारत में जब भी कोई वर्ल्ड लीडर आएगा तो वह अपोजिशन लीडर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के साथ मीटिंग जरूर करता है, ताकि अगर इन केस भारत में सरकार गिरी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उनके साथ भी उनके रिलेशन अच्छे रहने चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।